सो हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से इस टॉपिक को कवर करते हैं जो कि हमारा रह गया था, शब्द विचार। एंड इसके साथ ही वाक्य विचार हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है। एंड उसके बाद हमारा एक और टॉपिक है, ठीक है। मतलब इस वीडियो के अलावा आपके 2 वीडियोज़ और आएंगी, अभी जस्ट आज ही मैं पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। बस आप उसे पढ़ लेना एंड इस तरह से हमारे हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम 21 अप्रैल को है, बस 5 दिन बचे हैं, तो पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करना है इस टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आप शब्द विचार। शब्द विचार में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। शब्द विचार में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि शब्द क्या होते हैं, शब्द का वर्गीकरण देखेंगे, हर आधार पर हम लोग देखेंगे कि शब्द के कितने भेद हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय भी इस वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब कि शब्द विचार हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो शब्द सबसे पहले देखते हैं कि क्या है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो बहुत ही ईजी सा है, ठीक है। जो अक्षर है, अक्षर को जब हम मिलाते हैं और उसका कोई अर्थ निकलता है तो वो क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। मतलब वर्णों के मेल से जो सार्थक, जो अर्थ निकालने वाला जो वर्ड हमारा बन रहा है वही क्या है, हमारा शब्द है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है, ठीक है। सबसे पहला देखिए उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा क्या है हमारा व्युत्पत्ति या बोलो रचना बनावट के आधार पर, तीसरा क्या है प्रयोग के आधार पर, चौथा क्या है हमारा अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो ये 4 आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताओ स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, ठीक है। या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ रचना के आधार पर इनमें से कौन सा भेद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को ये जान लेना जरूरी है। सबसे पहले आधार पर हम लोग आते हैं। सबसे पहला आधार हमारा क्या है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ठीक है। मतलब कि जो शब्द है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसका स्रोत क्या है, ठीक है। उसका स्रोत संस्कृत भाषा है, उसका स्रोत कोई विदेशी भाषा है। इस आधार पर जो शब्द है उनको 5 भेदों में बांटा गया है, ठीक है। देखो सबसे पहला है तत्सम शब्द, दूसरा क्या है तद्भव शब्द, तीसरा क्या है संकर शब्द, चौथा क्या है देशज या देसी शब्द, ठीक है। पांचवा क्या है हमारा विदेशज शब्द, ठीक है। तो चलो स्रोत के आधार पे सबसे पहला देखते हैं तत्सम। तत्सम का देखो यहाँ पे मतलब क्या होता है, पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाना, जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में पढ़ा रही हूँ जिससे कि आप लोगों को समझने में पीडीएफ से आसानी हो जाए, ठीक है। तो मतलब संस्कृत के समान जो अर्थ देता है वो क्या है, मतलब संस्कृत से जो भी हमारा शब्द आया है उसको हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। वे संस्कृत शब्द जो सेम टू सेम हिंदी में यूज़ होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब कि संस्कृत वाले जो भी शब्द हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अग्नि, वायु, माता पिता, सूर्य, प्रकाश। तो इन शब्दों को हम लोग जिस तरह से संस्कृत में यूज़ करते हैं माता पिता, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द कहलाएगा, ठीक है। तत्सम में स आ रहा है, उसी से बस ध्यान रख लीजिएगा कि संस्कृत से उत्पन्न जो शब्द है, ठीक है, वो क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए तद्भव, ठीक है। तद्भव का मतलब क्या है, संस्कृत शब्दों से बदलाव होने से जो उत्पन्न हुआ है। मतलब कि संस्कृत शब्दों का, ठीक है, टाइम के अनुसार, प्रयोग के अनुसार क्या हुआ कि उसकी जो बोलने का तरीका था या फिर वो जो शब्द था उसमें क्या हुआ कि थोड़ा बदलाव आ गया, ठीक है। मतलब जब संस्कृत शब्दों को हम बदलाव करके हिंदी में इस्तेमाल करते हैं तो वह क्या कहलाता है, तद्भव शब्द कहलाता है, ठीक है। संस्कृत के यहाँ डेफिनेशन देख लीजिए, संस्कृत के जो शब्द प्राकृत अभ्रंश, मतलब कि खुद से ही जो अभ्रंश हो गया, ठीक है, बदलाव आ गया, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो आप लोग, उज्ज्वल संस्कृत शब्द है, अब हम उसे क्या कहते हैं, उजला कहते हैं। कर्पूर को क्या कहते हैं, कपूर कहते हैं। संध्या को संध्या कहते हैं। हस्त को हम लोग हाथ कहते हैं। अम्बलिका का मतलब अभी हम लोग इमली बोलते हैं, संस्कृत शब्द से ही उत्पन्न है ये, ठीक है। अश्रु को अब हम हिंदी में क्या कहते हैं, आंसू कहते हैं। अंगुष्ठ अंगूठा कहलाता है। उच्च ऊंचा, अट्टालिका अटारी, कृषक को कहते हैं किसान, ठीक है। कर्ण मतलब कान हो गया, ठीक है। कर्म काम के रूप में यूज होता है ये। फिर उसके बाद गृह बोलते हैं संस्कृत में, उसी का अभ्रंश रूप क्या है, घर है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं हिंदी वाले शब्द, वो सब क्या है, तद्भव शब्द कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि वह संस्कृत के शब्दों से ही अभ्रंश होकर के, उसमें बदलाव होकर के ही उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्लियर हो गया तत्सम और तद्भव शब्द। यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन इससे बनता है कि इस तत्सम शब्द का तद्भव बनाइए, ठीक है। या फिर तद्भव, ये जो तद्भव शब्द है वो संस्कृत की
संस्कृत के कौन से शब्दों से बना है, ये क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए तत्सम और तद्भव की मैंने पूरी लिस्ट आपको इसी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं देशज मतलब देश में जन्मा, अपनी जो देसी भाषा है, देसी जो शब्द है वो क्या है, देशज शब्द है। हिंदी के शब्दों में क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, ठीक है, क्षेत्रीय प्रभाव में गाँव घर में हम लोग जैसे बोलते हैं उसके आधार पर क्या होता है कि जो शब्द है उसमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे बोलो थैला, ठीक है, थैला, झोला, झोला भी बोल देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद गड़बड़, ठेठ, पेट, ठीक है, ये सब जो भी हम लोग घर की लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जो कि अब हिंदी से भी परिवर्तित होकर के हम लोग अपनी देसी भाषा में घरेलू माहौल में जो हम यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा देशज शब्द कहलाएगा, ठीक है। अब देखो विदेशज क्या है, विदेश में जन्मा, मतलब कि विदेश के भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि आज हम लोग इंडिया में अपनी हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, विदेशज शब्द कहेंगे। विदेशज शब्द का एक और नाम है आगत। आगत का मतलब क्या होता है, आया हुआ, मतलब बाहर से आया हुआ। अन्य देश से आए हुए शब्द जो परस्पर हिंदी में प्रचलित हो गए उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। ज्यों का त्यों, एक तो हो गया कि विदेशज शब्द में भी हम लोग देखते हैं कि ज्यों का त्यों ले लिया गया, मतलब कहने का मतलब क्या है कि विदेशी भाषा में जैसे इस्तेमाल करते हैं सेम टू सेम वही, और एक हो गया कि उसमें भी परिवर्तन करके, ठीक है। तो जैसे कि देखो सेम टू सेम यूज़ करते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, कंपनी हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है। और कुछ बदलाव के साथ हम लोग क्या देखते हैं, ऑफिसर को जैसे अफसर बोलना, लैंटर्न को जैसे कि लालटेन कहना, कैप्टन को कप्तान कहना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा विदेशज शब्द क्या होता है, विदेश में जन्मा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं संकर शब्द क्या होता है। संकर शब्द क्या हो गया कि दो अलग अलग स्रोतों से मिलकर, दो अलग अलग स्रोत के जो शब्द होते हैं उनके मिलने से जो नया शब्द बन रहा है उसे क्या कहते हैं, हम लोग संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखो रेल क्या है, अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी क्या है, हिंदी शब्द है, तो दोनों मिलकर के क्या हो गया, रेलगाड़ी हो गया। फिर उसके बाद सील जोड़ बंद क्या कहलाएगा, सीलबंद कहलाएगा। सील क्या है यहाँ पे, अंग्रेजी शब्द है। फिर यहाँ पे पान जो है वो हिंदी शब्द है, दान क्या है, फारसी शब्द है, तो ये क्या बन गया, पानदान बन गया। तो ये जो अलग दो मीडियम से मिलकर के शब्द बन रहा है वो क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है, ठीक है। अब पहला हमारा कंप्लीट हो गया, किसके आधार पे, स्रोत के आधार पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर तीन भेद होते हैं किसके, शब्द के, ठीक है। देखो क्या क्या है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। बहुत ही इजी है। देखिए रूढ़ का मतलब क्या हुआ कि जिसका सार्थक खंड ना हो सके, ठीक है, जिन शब्दों का सार्थक खंड ना हो सके, जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो, मतलब कि जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में हो, जो अपने रूट वर्ड में हो, ठीक है, और उसमें कोई भी बदलाव ना किया जा सके, कोई भी मेल ना हो उसमें, ठीक है, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस ना किए गए हो, किसी तरह का मेल ना हो उसमें, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, रूढ़ शब्द कहलाता है, ठीक है। इसे मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें किसी का योग ना हो, किसी और शब्द का योग ना हो, या फिर जो मूल रूप में हो, ठीक है। जैसे कि आप देखो चावल, घर, मुंह, घोड़ा, ठीक है। अब इनका अगर हम खंड करेंगे, जैसे चावल है, चावल को हम लोग चाव जोड़ लाभ कर देंगे तो भी क्या होगा कि हमें चाव का कोई मतलब नहीं मिलेगा, ला का कोई मतलब नहीं मिलेगा, ठीक है। इन द सेम वे चा प्लस वल भी कर देंगे तो भी हम लोगों को कोई मतलब नहीं मिलने जा रहा है, चा और वल का। मतलब ये यौगिक शब्द नहीं है, ये अपने मूल शब्द, मूल रूप में, ठीक है। इनमें कोई भी योग नहीं किया गया, कोई बदलाव नहीं किया गया, ठीक है। घर में भी आप लोग देखो सिंपल घर जो शब्द है किसी की मेल से नहीं बना, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, रूढ़ शब्द कहलाएगा, ठीक है। अब चलते हैं यौगिक की तरफ। यौगिक का सिंपल सा मतलब है कि मेल से बना हुआ, जो मेल से बना हुआ शब्द होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने, उसे हम क्या कह देते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो सामाजिक, सामाजिक में हम लोग देखते हैं समाज जोड़ इक, ठीक है। तो यहाँ क्या है, दो शब्दों का मेल है, दो से अधिक शब्दों का मेल। यहाँ देखिए विद्या का आलय, विद्यालय, ठीक है। राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो ये आपको देख करके याद आ गया होगा कि हमने समास में भी ये सब पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के लिए एक पॉइंट है कि यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है। पहला क्या है, उपसर्ग, दूसरा क्या है, प्रत्यय, और तीसरा क्या है, समास, ठीक है। मतलब ये जो यौगिक शब्द है जो मेल से बनते हैं सब, तो वो तीन प्रकार से हम लोग देखते हैं। किसमें देखते हैं, उपसर्ग, उपसर्ग अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे, प्रत्यय भी पढ़ेंगे, समास हमने पढ़ लिया है। समास क्या था कि शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। यौगिक में भी क्या हो रहा है कि मेल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये तीनों किस में आएंगे, यौगिक में आएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग योग रूढ़ की तरफ। योग रूढ़ अब क्या होता है, योग रूढ़ कुछ भी नहीं है, बहुव्रीहि
समास है। बहुव्रीहि समास के बारे में हमने पढ़ा था ना कि दोनों ही पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा ही प्रधान होता है। मतलब कि जो शब्द है वो किसी और के प्रति संकेत करे, विशेष अर्थ दे, तो वो क्या कहलाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। मतलब कि देखो लास्ट पॉइंट इसका देखो, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण क्या है, योग रूढ़ है। ठीक है, फिर डेफिनेशन एक बार पढ़ देती हूँ। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है। ठीक है, यौगिक तो होते हैं, मेल से तो बने होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो रूढ़ निकलता है, मतलब कुछ विशेष अर्थ वाला निकलता है। जैसे विशेष अर्थ प्रकट करे, किसी और की ओर संकेत करे। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब क्या हुआ, पीला कपड़ा। ठीक है, लेकिन पीताम्बर हम किनको बोलते हैं, श्री कृष्ण को बोलते हैं, तो किसके प्रति संकेत जा रहा है, श्री कृष्ण को। ठीक है, जलज का मतलब क्या हुआ, कमल। ठीक है, उसी तरह दशानन, लंबोदर, दशरथ, नीलकंठ। ठीक है, ये सबसे भी हम लोग भगवान मतलब किसी और के प्रति क्या जा रहा है, संकेत जा रहा है। तो ये हो गया योग रूढ़। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 देखा, बनावट के आधार पर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग रूप या प्रयोग के आधार पर, जो कि है हमारा रूप या प्रयोग के आधार पर 2 तरह से है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी शब्द हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट जो क्लास है उसमें हमने पढ़ रखा है विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं कि जिनमें लिंग, वचन, कारक ये सब के आधार पर कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, ठीक है, फिर हमने बोला लड़की पढ़ रही है, तो रही है, रहा है, चेंज हुआ ना। ठीक है, तो इस तरह से जो चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, यूज के अनुसार, ठीक है, लिंग, वचन, कारक के अनुसार, तो जो रूपांतरण हो जाता है, बदलाव आ जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, वो हो गया विकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये तो एकदम रट्टे लेना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया क्या है, विकारी शब्द है। जबकि अविकारी शब्द कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी क्या है, अव्ययी शब्द है। अव्ययी का मतलब ही क्या होता है, अविकारी शब्द होता है। ठीक है, और अविकारी का मतलब तो समझ आ ही गया हुआ है, अविकारी का जस्ट उल्टा जिसमें कि कोई भी बदलाव नहीं होता है। जैसे कि हम लोग यूज़ करें और का जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उस और कुछ कोई भी लिंग, कोई भी वचन की हम बात कर रहे हो, और ही रहेगा, और को और ही नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ और नहीं बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अविकारी शब्द। ये जो अव्यय है, अव्यय मैंने नहीं पढ़ाया है, जो मैंने 2 टॉपिक्स आपको बताए उसमें से एक यही है, अव्यय हमने नहीं पढ़ा है। तो अव्यय को एक बार शॉर्ट वीडियो में एकदम डिस्कस कर लेंगे हम लोग, तो वहाँ से भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस नहीं करा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पर 4 भेद हैं शब्द के। ठीक है, एक है एकार्थी शब्द, मतलब जो शब्द केवल एक ही अर्थ दे, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, व्यक्ति विशेष की बात करता है। एक जिसका हम नाम बोल रहे हैं उसका अर्थ वही है। ठीक है, जैसे कि गंगा हम बोल रहे हैं, पटना बोल रहे हैं, हजारीबाग बोल रहे हैं, कोडरमा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या दे रहा है, सिर्फ एक ही सिंगल अर्थ दे रहा है। तो एकार्थी मतलब जिस शब्द का सिर्फ एक अर्थ हो वो कहलाता है एकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ हो। जैसे कि यहाँ पे देखो कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब टैक्स भी होता है। ठीक है, जो हम लोग भुगतान करते हैं टैक्स। तो यहाँ पर क्या है, एक शब्द का अनेक अर्थ है, तो ये क्या हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया। हार का मतलब क्या होता है, एक तो माला गले में पहनने वाला, एक क्या होता है, पराजय होता है। ठीक है, अब देखो समानार्थी शब्द क्या होता है, मतलब पर्यायवाची शब्द। एक शब्द जैसे कि सूर्य है, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये सब जो शब्द हैं सभी का अर्थ क्या है, सूर्य है। मतलब समानार्थी शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द का मतलब क्या हुआ, विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, रात दिन, पाप पुण्य। ठीक है, दैट्स इट। चलो 4 तक हमारा कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पर देख लिया शब्द विचार का सबसे मेन पार्ट हमने देख लिया, जो कि था भेद वाला। ठीक है, कितने आधार पर कैसे, सबसे पहले यहाँ से आप लोग रिवाइज करो कितना आपको याद हुआ। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा था कि कितने भेद है, 5 भेद है, जो कि यहाँ दिख भी रहा है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। ठीक है, रचना के आधार पर हमने क्या देखा, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, रूप या प्रयोग के आधार पर हमने क्या देखा, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर हमने 4 देखे, समानार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी और विपरीतार्थी। ठीक है, तो याद हो गया ना, बस शब्दों का वर्गीकरण यही था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उपसर्ग प्रत्यय को जल्दी से देख लेते हैं, बाकी PDF आप लोगों को और भी मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में हम लोग कर रहे हैं ताकि ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, शब्द रचना देखिए, अभी जस्ट हमने पढ़ा ना कि जो शब्द रचना, यौगिक शब्द के बारे में हमने बात करी कि वो 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास।
ठीक है, 3 प्रकार से होती है। समास के बारे में हमने पढ़ रखा है, समास की वीडियो जस्ट इससे पहले आई थी, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, सब कुछ शॉर्ट में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस करा है। अब उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी क्या होती है, मतलब मेल होता है इसमें। उपसर्ग सिंपली हम किसे कहते हैं, यहाँ पे देखो, उपसर्ग इंग्लिश में कहेंगे प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ, आगे जुड़ने वाला। जो शब्दांश शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। मतलब सिंपल सा याद रखना है, जो शब्द के आगे में जुड़ता है, जो शब्द के आगे में जुड़ता है वो क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। जैसे कि देखो, हार का मतलब क्या होता है, पराजय होता है। अब इस हार के आगे हम लोग अलग अलग उपसर्ग जब जोड़ेंगे तो उसका अर्थ विशिष्ट हो जाता है। जैसे कि देखो, हार के आगे हमने वी जोड़ा तो क्या बन गया, विहार हो गया। विहार का मतलब क्या होता है, रहने की स्थान होती है, ठीक है। अब हार के आगे हमने आ जोड़ा तो ये आहार बन गया, मतलब भोजन बन गया, ठीक है। हार के आगे हमने प्र जोड़ा तो प्रहार बन गया। प्रहार का मतलब क्या होता है, आक्रमण करना होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक वर्ड को हमने लिया और उसके आगे आगे उपसर्ग जो हमने लगाए उससे किस तरह से परिवर्तन आ गया। तो यही है उपसर्ग, शब्द के आगे जुड़ करके उसका अर्थ बदल दे वो कहलाता है उपसर्ग, ठीक है। चलो, अब हिंदी में उपसर्ग जो है, यहाँ पे देखो, उपसर्ग अब जो आगे जुड़ने वाले जो भी उपसर्ग होते हैं उनको एक लिस्ट जैसे मैंने बना दी है। जैसे कि आप लोग मान लो कि आपको वर्ड मिला, ठीक है, उसमें पूछा जाएगा इसमें कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, तो आपको पहचानना रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कौन कौन से हिंदी के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के कौन से उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी के कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखो, सुविधा, ठीक है, अधोमुख बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से उन्मुख बना सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे हैं, ठीक है, लिस्ट है नीचे में, आप लोग देख लेना, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे बस एक और देख लो, एक और क्या है, उपसर्ग के रूप में संस्कृत शब्द, ठीक है, उपसर्ग के रूप में संस्कृत शब्द। अब कुछ संस्कृत शब्द ऐसे हैं जिनको उपसर्ग के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे अधा, अधा का मतलब क्या है, अधा से क्या बना सकते हैं, अधा पतन बना सकते हैं। अधा क्या है, यहाँ पे हमारा संस्कृत शब्द है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बना सकते हैं, अधोलिखित बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि आपको दिया अधोलिखित शब्द दिया और पूछा आपको कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, अधा उपसर्ग है उसमें, ठीक है। अब देखो उसी तरह से और भी होते हैं इसमें, अंत, चिर, बहिर, पुनर, ठीक है, पुनर्गठन हम लोग पढ़ते हैं ना, पुनर्विचार, ठीक है, ये सब, पुरा और सम, से, ठीक है, ये सारा भी संस्कृत शब्द में आया, ठीक है। तो ये आप लोग बस मैंने ऐसी लिस्ट बना दी, आप लोग जो आगे में बुक वाली जो PDF है ना, आप लोग उससे उपसर्ग एक बार ही देख लेना, ठीक है, कौन कौन से हैं और किन से क्या क्या बन रहा है। तो एक बार आप लोग रीड भी कर लोगे ना, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप लोग तुरंत कैच कर लोगे उससे, ठीक है। अब देखो, प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ करके अर्थ में विशेषता लाते हैं, ठीक है, अर्थ में परिवर्तन लाता है। जैसे थक जोड़ आवट, क्या बना, थकावट बना। आ किस तरह से जुड़ा है, देखिए, घेर जोड़ आ, क्या बनेगा, घेरा बनेगा, ठीक है, आ छूट गया मेरा। इधर देखो, छाप जोड़ आ, छापा बना, झूला, यही सब। तो प्रत्यय क्या हुआ हमारा, जो शब्द के लास्ट में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देता है। अब एक पॉइंट ध्यान देना, प्रत्यय का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। जबकि हमने उपसर्ग में देखा कि उपसर्ग में कुछ अर्थ होता है, जैसे कि अति, अधि, ये सब का क्या है, कुछ अर्थ निकल सकता है। लेकिन प्रत्यय सबका क्या होता है, हमें देखने को नहीं मिलता कोई भी अर्थ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे घेर आ, छाप आ, ठीक है, तो आ कोई भी अर्थ वैसा हम लोग को नहीं मिल रहा है। आवट का भी वैसा कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। अब भेद देख लेते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय क्या हुआ, जो शब्द के धातु रूप में जुड़ते हैं, मतलब कि शब्द का जो धातु रूप है, मतलब ओरिजिनल वर्ड से जो जुड़ेगा उसको क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे लिख क्या है, ओरिजिनल वर्ड है, रूट वर्ड है, उसमें अक जुड़ा तो क्या बन गया, लेखक बन गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, कृत प्रत्यय कहलाएगा। कृत प्रत्यय का सीधा सा मतलब है, ठीक है, वह प्रत्यय जो धातु रूप से जुड़ते हैं, ठीक है, जो एकदम ओरिजिनल वर्ड से जुड़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जो कृत प्रत्यय से जुड़ करके जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। जैसे कि आप लोग लेखक देखो, लेखक क्या है, कृदंत शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, तद्धित के बारे में देखें, जो मूल रूप को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्या हो रहा है ये, Why is it happening? ठीक है, देखो यहाँ पे तद्धित प्रत्यय के बारे में देखो, जो मूल रूप को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में जुड़े, ठीक है।
कृत प्रत्यय के बारे में हमने क्या पढ़ा, यही पढ़ा कि जो मूल रूप में जुड़े, धातु रूप में जुड़े। तद्धित प्रत्यय क्या हो गया, बाकी सब अन्य शब्दों के साथ जो जुड़ता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि देखो झगड़ा, झगड़ा के साथ क्या जुड़ रहा है, आलू जुड़ रहा है। तो यहाँ पे झगड़ा जो है हमारा वो ओरिजिनल वर्ड नहीं है, ठीक है, तो झगड़ा जो आलू क्या हो गया, झगड़ालू हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों से बनने वाले शब्द संज्ञा या सर्वनाम होंगे, ठीक है। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, मतलब कि प्रत्यय जब भी हमारा जुड़ता है या तो वह सर्वनाम बताता है, सर्वनाम बनता है हमारा, या तो कोई विशेषण, सॉरी, या तो वह संज्ञा बनता है या तो कोई विशेषण बनता है, ठीक है। चलो समझ आ गया, प्रत्यय यही था, ठीक है। ये हमने उपसर्ग प्रत्यय अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उपसर्ग जो आगे लगे, ठीक है, प्रत्यय जो पीछे लग करके अर्थ बदल दे, ठीक है। प्रत्यय में हम लोग कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय देख लिया। कृत क्या है, धातु के साथ जो जुड़े, तद्धित क्या है, जो कि अन्य शब्दों के साथ जुड़े। तद्धित और कृत में एक समानता है कि ये दोनों से बनने वाले शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखो, सबसे पहले लिस्ट है तत्सम तद्भव की, एक बार बस रीड कर लेना, ठीक है, एक बार बस रीड कर लेना, तो इससे आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। एंड सेम टू सेम उठ करके भी आ सकता है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे संस्कृत के उपसर्ग मैंने इसमें कर दिया है कंपाइल, ठीक है। और उसके बाद प्रत्यय है, यहाँ पे समझ लेना प्रत्यय लिखा हुआ है, तो प्रत्यय के लिए भी है कि कैसे कैसे, जैसे कि इया जुड़ करके क्या क्या बनता है, घटिया, जड़िया, धुनिया, ठीक है, बढ़िया, गुंजिया, ठीक है। तो ये सब देख लेना एक बारी, बस थोड़ा थोड़ा से नज़र मार लेना ताकि आप लोगों का क्वेश्चन आए तो आप लोग कैच कर सको उसे, ठीक है। तो इन दिस वे वी कंप्लीटेड शब्द विचार का चैप्टर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे, मतलब कि 2 टॉपिक बस रहेगा, इसी तरह से बिल्कुल कम टाइम में ज़्यादा आप लोग कंप्लीट कर सको, वही मेरा टारगेट है, ठीक है। अव्यय आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। एक क्रिया भी छोटा सा बचा हुआ था, तो अव्यय और क्रिया एक साथ हम लोग इस वीडियो में कर लेंगे। और एक और टॉपिक क्या बचा है, सॉरी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ, वाक्य विचार बचा हुआ है, ठीक है। तो बस ये दोनों टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद हमारा हिंदी कंप्लीट, और हिंदी आप लोगों का आज ही कंप्लीट हो रहा है, डोंट वरी, ठीक है। मैं दोनों वीडियोस अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद पोस्ट कर दूंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।